शिवम, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। आप बताओ। बहुत ठंडा ठंडा माहौल है। तो आज ना मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनजीओ क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं, कैसे करते हैं, मतलब क्या दिक्कत आती है करते वक्त, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सब कुछ जानना चाहता हूँ। सबसे पहले बताओ एनजीओ होता क्या है? एनजीओ होता क्या है? जैसे अभी ठंड पड़ रही है और चौक चौराहे पे देखा होगा आपने कि एक तो रैन बसेरा वगैरह देखा होगा, इस समय लोगों को कंबल बांटते देखा होगा। तो ऐसा है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको मतलब ऐसा नहीं कह सकते, आप इस तरह से ले लो इस चीज़ को कि जो संस्थाएं पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, पब्लिक के हित में जो काम करती है, उनको हम एनजीओ बोलते हैं। उसको एनजीओ बोलते हैं। अब जो एनजीओ वर्ड है ना, एनजीओ, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये हो गया कि जो गैर सरकारी संस्थाएं जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब इस आप सोचोगे कि भाई है तो संस्था और इसमें गवर्नमेंट वर्ड क्यों आ रहा है? हाँ, तो बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, पब्लिक की भलाई के लिए। हाँ, जो उसके नागरिक हैं उनके भलाई के लिए काम करना। अब जो हमारा समाज है उसमें सिर्फ सरकार तो काम करने, सरकार के काम करने से होगा नहीं। हाँ। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग संस्था बना करके, वो संस्थाएं क्या है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। जैसे ये ठंड है, हाँ, कंबल बांट दिया, गर्म चाय बांट दी, मठरी बांट दी। अच्छा, तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि ये लोग एनजीओ बनाते हैं तो उनका इसके फायदा क्या होता है? जो एनजीओ बनाता है वो अपना सारा काम छोड़ के एनजीओ में क्यों लगेगा? भाई देखो, हाँ, अगर आप चाहते हो पब्लिक को कुछ सहायता किया, हाँ, तो एक तो तरीका ये है कि आप जो कमा रहे हो अपनी जेब ढीली करते रहो। ठीक है, तो आप इसमें कितना कर लोगे? आप कितना कमा लोगे? 500, आप कितना खर्च कर लोगे इसके लिए? 5,000, 10,000, हद मार के 50,000, लाख रुपए। ठीक है, लेकिन लाख रुपए खर्च करके आप जो हमारे बगल में जो सिग्नल है उस पे जो बच्चे हैं उनका भी जीवन आप नहीं सुधार सकते। इसमें क्या होता है कि मास लेवल पे आपको काम करना होता है, यानी कि बड़े लेवल पर आपको अगर आपको काम करना है तो फिर उसके लिए वही धन भी चाहिए। बिना पैसे के तो काम होगा नहीं। अब आप पैसा कैसे लेके आओगे? तो पब्लिक से लोगे या गवर्नमेंट से सहायता मांगोगे, कंपनियों से लोगे, तो पैसा कैसे आएगा आपके पास? कोई आपके बैंक अकाउंट में तो देगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक संस्था बनानी पड़ेगी, उसका बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो, छोटा छोटा भाई 10-10, 20-20, 100-100 रुपए लेकर के भी फंड रेज कर सकते हैं, पैसा आ गया। फिर आप आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपकी संस्था का जो ऑब्जेक्टिव है, आपके एनजीओ का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए फिर आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर इस पे जो बंदा काम कर रहा होता है कि जो एनजीओ चलाता है, तो उससे इसको कुछ फ़ायदा होता है या फिर वो सिर्फ लोगों की भलाई ही करता है, या उसको भी कुछ फ़ायदे होते हैं एनजीओ चलाने से? दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आपको आत्मा को शांति मिलेगी कि आपने पब्लिक के लिए काम किया। अच्छा, दूसरा फायदा ये है कि एमएलए का टिकट मिल सकता है। अच्छा मतलब कि दुआएं मिलती हैं, मतलब कि उससे कुछ प्रॉफिट नहीं होता, फाइनेंशियली प्रॉफिट नहीं होता जो बंदा काम करता है उससे। वही, वैसे टेक्निकली तो उसमें फाइनेंशियल प्रॉफिट का कोई सीन नहीं है, क्योंकि एनजीओ बनाई इसलिए है कि आप पब्लिक के लिए काम करें, ना कि खुद के लिए काम करें। अच्छा, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। जो काम करता है वो अपने लिए पैसा निकाल ही लेता है। सैलरी वगैरह ले सकते हैं उससे। हाँ, सैलरी वगैरह तो आपको, भाई जो संस्था में काम करेगा बंदा तो उसका भी तो घर चलना चाहिए ना। घर कैसे चलेगा? दुआओं से तो घर चलेगा नहीं। उसके लिए धन तो चाहिए चलाने के लिए, तो वो धन वहाँ से माध्यम से आता है। तो अगर एनजीओ बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? कैसे बना सकते हैं एनजीओ को? भाई एनजीओ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप एनजीओ बनाना क्यों चाहते हो। पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता हो, करना क्या चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो उस एनजीओ में, करना क्या है। बेसिकली क्या है कि पब्लिक वेलफेयर में आप क्या करना चाहते हो। मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं क्या इसमें? कितने टाइप्स के होते हैं एनजीओ? नहीं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फॉर्मेशन कैसी है। अच्छा, ठीक है, आप यूँ समझ लो ना, अगर किसी को क्रिकेट खेलना है तो वो उस हिसाब से ट्रेनिंग करेगा, किसी को फुटबॉल खेलना है वो उस हिसाब से ट्रेनिंग करेगा। है तो दोनों खेल ही, लेकिन ट्रेनिंग दोनों की अलग अलग है ना। अच्छा, तरीका अलग अलग है। तो वही सेम चीज़ एनजीओ में, अगर आप सिर्फ कंबल बांटना चाहते हो सर्दियों में, तो भाई आप उस हिसाब से आप उसकी फॉर्मेशन होगी, आपका वर्किंग जो होगा वो 6 मंथ होगा साल में। गर्मियों में आप थोड़े कंबल बांटते फिरोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मैं बच्चों को खाना खिलाना चाहता हूँ, जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं उनको दोनों टाइम का मैं न्यूट्रिशन फूड देना चाहता हूँ,
फिर तो आपकी वर्किंग पूरे साल की हो जाएगी। और जहाँ पे कंजम्पशन वाली चीज़ हो जाती है कि भाई बंदा कुछ खाएगा, तो वहाँ पे फिर आपको उस हिसाब से जो खाना वाना बनाने का जो सिस्टम होता है उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी से चेकअप करवाना पड़ता है कि सही चीज़ें जा रही है या नहीं। पता चला आपने ऐसा खीर खिला दिया कि सब दस्त लग गए फिर। तो आपने बता दिया कि मतलब हमें कोई पहले चूज़ करना पड़ेगा हम करना क्या चाहते हैं उसके अंदर, ठीक है। पहले हमें निश डिसाइड करना पड़ेगा हम उसमें किस तरह से लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्या तरीका हम करेंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, मान लो कि हम किसी की मतलब खाना बांटना चाहते हैं लोगों को, जो भी गरीब लोग रोड पे होते हैं, बैठे होते हैं या भीख मांग रहे हो, तो उनके लिए अगर हम खाना बांट रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या। अब देखो ऐसा है ना कि एक चीज़ तो पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव तय कर लिया कि भाई कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्टिव तय हो गया उसके बाद इंडिया में एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने के 3 प्रावधान हैं। ओके, ठीक है। एक तो है कि कंपनीज एक्ट के थ्रू आप रजिस्टर करवा सकते हो, दूसरा है कि सोसाइटीज एक्ट के थ्रू आप रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है, तीसरा है कि ट्रस्ट एक्ट के थ्रू आप उसको रजिस्टर करवा सकते हो। तो तीनों के अलग अलग प्रावधान है, तीनों में जो तरीका है रजिस्ट्रेशन का वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। काम आप तीनों के माध्यम से कर सकते हो। तो ये 3 अलग अलग क्यों बना है, इसमें क्या क्या मतलब डिफरेंसेस है, कुछ बताओ लोगों को थोड़ा बहुत पता चले। हाँ भाई, डिफरेंसेस जो बेसिकली है ना कि देखिए पहला आता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में है सेक्शन 8 जिसके थ्रू आप रजिस्टर करते हो एनजीओ। तो इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो आपको सर्टिफिकेशन देती है और सेक्शन 8 का लाइसेंस देती है, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। इसमें मिनिमम 2 से 3 लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपका बन जाता है, हफ्ते से 10 दिन का समय लगता है। तो उसके बाद फिर आप वर्किंग कर सकते हो। इसमें जो प्रावधान है मतलब जो आपके कंप्लाइंसेस है वो कंपनीज एक्ट के लगते हैं। अच्छा, थोड़े से इसमें कंप्लाइंसेस ज़्यादा होते हैं सोसाइटीज एक्ट और ट्रस्ट के मुकाबले। दूसरा आ जाता है आपका सोसाइटीज एक्ट। सोसाइटीज एक्ट हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है। सोसाइटीज मेन एक्ट वही है, बस हर स्टेट ने अपना अलग अलग थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिए हैं। तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 7 लोगों की आवश्यकता होती है और आप इसमें स्टेट लेवल का एनजीओ बना सकते हो, सोसाइटी बना सकते हो, उसके थ्रू आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो। तीसरा है आपका ट्रस्ट है। इसमें मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है और इसका रजिस्ट्रेशन आपका जो तहसील होती है वहाँ पे होता है और उसके बाद इसको बनाने के बाद फिर आप काम कर सकते हो। सबसे ज़्यादा कंप्लाइंसेस जो होते हैं सेक्शन 8 में होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम आपका सोसाइटीज एक्ट में होता है और ट्रस्ट एक्ट में बहुत ही कम कंप्लाइंसेस होते हैं। आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है, बाकी और कोई फाइलिंग नहीं। तो अगर हम मदद करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे ना आसान कौन सा रहेगा कि मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ना करना पड़े और कम पैसों में हम बना सकें। पहले तो ये बताइए कि ना कि जो तीनों आपने बताए हैं तो सबसे कम कितना खर्चा आएगा अगर इनको एनजीओ बनाया जाए तो, और सबसे ज़्यादा खर्चा किसमें आएगा तीनों में से? ऑन एंड अराउंड दिल्ली एनसीआर के आसपास ना 8 से 10 हज़ार में आपका बन जाता है। तीनों में से कोई सही बनाना चाहिए? हाँ, कोई सही बनाना जवाब 10 हज़ार के लमसम में बन जाता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। और सबसे बढ़िया अगर आप ना ही ज़्यादा ऊपर ज़्यादा हाई फाई काम करना चाहते हो ना ही ज़्यादा लो काम करें तो सबसे बढ़िया सोसाइटीज एक्ट। ठीक है, आप सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाओ, 7 मेंबर रहते हैं उसमें, 7 लोगों की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो कितना खर्चा आ जाएगा इसमें? 7-8 हज़ार में हो जाएगा? हाँ, 8 से 10 हज़ार का आप रेंज लेके चलो, तो इतने में हमारा एक एनजीओ बनके तैयार हो जाएगा। इसमें आपका एनजीओ रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप बैंक अकाउंट खुलवाओ, ठीक है, और फिर आप उसमें पैसा डाल के फिर वहाँ से। एक क्या है कि लोग जो गलती करते हैं, जो पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं, नए जो लोग आते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो बेचारे क्या करते हैं कि सैलरी उठाई अपनी और अपनी सैलरी अपने ही बैंक अकाउंट से खर्च कर दिया, ठीक है, और वो ऐसा करते रहते हैं 4 साल 5 साल तक। फिर कहते हैं जी हमारे एनजीओ में कुछ मिल नहीं रहा है या लोग हमें दे नहीं रहे, फंड नहीं दे रहे। हाँ, तो उसका कारण क्या होता है ना कि वो अपने पर्सनल अकाउंट से खर्च कर रहे हैं। अच्छा, उनकी संस्था में कुछ हो नहीं रहा। तो इसके लिए सबसे मेन चीज जो क्या है कि आप जो भी एक्सपेंडिचर करो, जो भी पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए काम करो, उसमें ये है कि आप संस्था के अकाउंट से करो, बैंक अकाउंट। मतलब जो भी हम एनजीओ का अकाउंट बनाएंगे उससे पेमेंट करें, जितने भी हम भलाई का काम करें, जो खर्चे कर रहे हो आप सब वहाँ से एनजीओ के अकाउंट से करें। तो फिर ये एक हम एनजीओ बनाना चाहते हैं तो कितना समय लग जाता है बनने में? एनजीओ बनाने में हर जगह नॉर्मली 2-4 दिन का डिफरेंस रहता है, लेकिन हफ्ते से 10 दिन में आपका एनजीओ बन जाएगा। मतलब हफ्ते से 10 दिन तक के अंदर हमारा एनजीओ बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे कि जो नए लोग आ रहे हैं तो उनको ना क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, ये करो ताकि वो जल्दी से
अच्छा कर सके, मतलब उनको कोई दिक्कत ना आए लोगों की मदद करने भाई में। सबसे पहले तो आप अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स करो कि आपको काम क्या करना है। काम क्या करें, उसके बाद फिर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाओ, एनजीओ। उसके बाद उसका बैंक अकाउंट खुलवाओ, फिर आप फंड रेज करो। अगर ये आप फंड रेज करो या फिर अगर आप अपने पैसे से करना चाहते हो तो अपना पैसा उसमें ट्रांसफर करो और फिर उसके माध्यम से फिर आप काम करो। इसके साथ क्या है कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन एक तो आपका ये हो गया कि आपने अपनी संस्था रजिस्टर्ड करवा ली। इसके अलावा दूसरा चीज जो है वो ये है कि आपको इनकम टैक्स से भी 2 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ATG 12A का। ATG का जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो भी आप व्यक्ति आपको डोनेशन देता है उसको पर्सनल इनकम टैक्स में 50% का डिडक्शन में एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। अच्छा। और दूसरा 12A है। 12A ये है कि भाई आपने पूरे साल जो पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, उसमें आपने कुछ खर्च किया और अगर कुछ पैसा बच गया है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपके टैक्स बेनिफिट हो जाएगी संस्था का, एनजीओ का। अच्छा, तो मतलब जो भी एनजीओ हम रजिस्टर कर चलाते हैं उसमें से हम सैलरी भी ले सकते हैं, कुछ एक फिक्स अमाउंट सैलरी ले सकते हैं या फिर हर महीने हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं सैलरी? देखिए जो एनजीओ होता है ना, एनजीओ अपने बोर्ड मेंबर को सैलरी नहीं दे सकता। अच्छा, जो बोर्ड मेंबर है उनको सैलरी नहीं दे सकता। जो वर्किंग लोग हैं, जो काम कर रहे हैं एनजीओ के, जो सैलरीड पर्सन है, स्टाफ है, अच्छा, जो स्टाफ को सैलरी दे सकता है, लेकिन जो उसके बोर्ड मेंबर है उनको सैलरी नहीं दे सकता। अच्छा, तो आपने बता दिया सब कुछ। अगर रजिस्टर्ड करवाना चाहता है कोई एनजीओ तो आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, हमारा तो काम ही यही है। तो फिर आप अपना नंबर और सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल दी गई है, कहाँ पे हमारा ऑफिस है, क्या नंबर है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे फंड रेज कर सकते हैं एनजीओ से, कैसे गवर्नमेंट से हम फंड्स ला सकते हैं। तो इस सब चीज़ के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट